हाय एवरीवन, वेलकम टू अस्त्र क्लासेस। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 10 जो है जुडिशियल सेपरेशन उसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि प्रीवियस सेशन में हमने देखा था सेक्शन 9 जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसमें वो जो सेक्शन 9 है वो एक पहला स्टेप है शादी को बचाने का। ठीक वैसे ही जो ये सेक्शन 10 है ये दूसरा स्टेप है शादी को प्रिजर्व करने का। सेक्शन 9 जो है उसमें कोर्ट का डिक्री जो है उसके अकॉर्डिंग एक पार्टी को ऑर्डर मिलता है कि वो साथ रहेंगे और अपने मैरिज को, अपने राइट्स को वो फिर से रिस्टोर करेंगे। और ये जो सेक्शन 10 है बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसमें जो कोर्ट का डिक्री पास होता है इसके अकॉर्डिंग जो पार्टी है उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो सेपरेट रहेंगे एक दूसरे से। अब चलिए बाकी चीज़ों को हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि टेम्पररी तौर पर जो मैरिटल राइट को सस्पेंड किया जाता है। इसका मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी मैरिटल राइट्स होते हैं उसे टेम्पररी तौर पर सस्पेंड किया जाता है। इसमें किसी तरीके से परमानेंट डिसोल्यूशन नहीं होता है। मतलब अलग रहने से अब ये मत जैसे लगता है कि मैरिज ही ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो परमानेंट डिसोल्यूशन होता है ना वो डिवोर्स में होता है, उसमें बिल्कुल ही रास्ता अलग हो जाता है। उसमें कुछ मतलब दोबारा कोई चीज़ का बचता ही नहीं है कि सुनने का या रीथिंक करने का, ऐसा रीस्टोर करने का अपने मैरिज को, नथिंग, कुछ नहीं बचता है। बट ये जो है इसमें सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपका जो मैरिटल राइट्स है वो सस्पेंड होता है, दैट्स इट। उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर देती है सेपरेट रहने का, भले वो सेपरेट रहे पार्टी लेकिन फिर भी वो हस्बैंड वाइफ रहेंगे। इट्स जस्ट दैट कि उनके बीच में किसी तरीके से कोई मैरिटल राइट्स परफॉर्म नहीं होंगे, वो टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड रहेंगे। अब दूसरा एक और जो पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है कि अगर डाइवर्स का कोई ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, अब डाइवर्स का ग्राउंड मतलब या तो चाहे वो क्रुएल्टी हो या बाइगैमी हो या फिर अडल्ट्री हो, एनीथिंग एट्सेट्रा, कुछ भी, अगर ऐसा कोई ग्राउंड अगर एग्जिस्ट करता है तो तब भी कोर्ट ये ग्रांट कर देगी डिक्री। और एक और बात है इसमें, अब जैसे भले डाइवर्स का ग्राउंड है, अब पार्टी को क्या है, डाइवर्स भी नहीं चाहिए, अब ना वो साथ रह सकते हैं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है दोनों का साथ रहना। तो उस केस में क्या होगा, दोनों जाएंगे कोर्ट, जज के सामने वो प्रे करेंगे कि उन्हें डिक्री मिल जाए जुडिशियल सेपरेशन का। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे एक पार्टी है उसने डाइवोर्स के लिए पिटिशन डाला हुआ है। अब जज जो है वो कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, कुछ बातों को नज़र में रख के, अगर उन्हें लगता है जज को कि हाँ इस पार्टी को थोड़ा टाइम देने से, अगर ये अपने मैरिज को थोड़ा टाइम देते हैं तो शायद फिर से सब चीज़ ठीक हो जाए, वो साथ रह सकें, तो उस केस में क्या होगा कि कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास कर सकती है, ना कि वो डायरेक्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देगी। तो ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि वो एक पार्टी को सेटलमेंट तक पहुंचाए। इसका मतलब एक पार्टी जैसे साथ रह रही है तो लड़ाइयाँ हो रही है, वहीं अगर वो अलग हो जाएंगे मतलब थोड़ा सेपरेट होकर रहेंगे, दूर रहेंगे एक दूसरे से कुछ वक्त के लिए, तो शायद उन्हें फिर से मेंटली लगे, वो खुद को प्रिपेयर कर सके मेंटली, अपना माइंड मेकअप कर सके कि नहीं फिर से सब चीज़ ठीक हो जाता है, अच्छे से वो रह सकते हैं। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो शादी को डायरेक्ट तोड़ेंगे नहीं, और ये जुडिशियल सेपरेशन के थ्रू उन्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, एक दूसरे को थोड़ा टाइम देके, स्पेस देके, कि वो फिर से इसे चला सकते हैं कि नहीं अपने मैरिज को। उसके बाद हम देखते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन का जो पिटीशन है वो कब एक पार्टी फाइल कर सकती है। सबसे पहले एक मैरिज में जो ईदर पार्टी, मतलब कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ, दोनों में से कोई भी एक जाके ये पिटीशन डाल सकती है। उसके बाद अगर डाइवोर्स का कोई ग्राउंड्स होता है तभी पिटीशन डल सकता है। फिर पार्टीज़ को जैसे डाइवोर्स नहीं लेना है और साथ भी नहीं रहना है तब ये पिटीशन डल सकता है, राइट। अब हम देखते हैं जब पार्टीज़ को जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री मिल जाता है कोर्ट से, उसके बाद क्या। सबसे पहले कि पार्टीज़ पर किसी तरीके से कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि उन्हें एक मैरिटल ऑब्लिगेशन जो भी होता है ना, वो एक पार्टी पर वो चीज़ नहीं रहता है कि उन्हें वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद नो पिटिशन ऑफ आरसीआर इज़ मेंटेनेबल। इसका मतलब है जैसे एक पार्टी जुडिशियल सेपरेशन के लिए उसने पिटिशन डाला है,
फिर थोड़ा टाइम उसने वो लोग दूर रहे, उन्हें लगा कि हाँ वो फिर से अच्छे से रह सकते हैं, सब चीज़ ठीक हो गया है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस केस में उन्हें फिर से जाके कोर्ट में भाग के आरसीआर नहीं फाइल करना होगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है, उन्हें इसका पिटीशन नहीं डालना होगा सेक्शन 9 में। वो चाहे तो कोर्ट को ये जाके प्रे कर सकते हैं कि अब वो लोग डिसाइड कर दिए हैं, उनका विश है कि वो फिर से साथ में रहें, तो उस केस में वो सेक्शन 10 का जो है पिटीशन, उसको वो खारिज कर दे, ख़त्म कर दे। ओके। उसके बाद अगर जुडिशियल सेपरेशन में जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेट रह रहे हों, उस केस में क्या होगा, इस पीरियड के दौरान, जुडिशियल सेपरेशन के पीरियड के दौरान जो हस्बैंड वाइफ है दोनों में से कोई भी रीमैरिज नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर करेगा तो बाइगैमी। फिर जो लास्ट पॉइंट है, जब ये पीरियड है जुडिशियल सेपरेशन का, इस दौरान जो हस्बैंड वाइफ सेपरेट रहते हैं, अगर हस्बैंड इस पीरियड में जाके अपनी वाइफ को वो फोर्सफुली अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इस तरीके से, तब उस पर रेप के चार्जेस लग जाएंगे हस्बैंड पे, अंडर सेक्शन 376 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी, जिसमें उसको कम से कम पनिशमेंट 2 साल प्लस फ़ाइन होगा, या फिर मैक्सिमम 7 साल प्लस फ़ाइन, ठीक है। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।